वी लिव इन अ पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन होनी थी इंसानियत की वो हो गई है और अब सच सच नहीं है। हर बंदा अपनी बात को सच कहता है और ऐसे सिचुएशन में ये पता करना कि एक्चुअल में सच क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें हमें एक स्किल जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आज के दौर में प्रोपेगेंडा इतनी तेज़ी से हो रहा है और इतना वाइड स्प्रेड है कि फैक्ट को फिक्शन से डिसर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे हम मीडिया में ये एक टर्म सुनते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर। कल ही मेरे दोस्त से बात हो रही थी तो उसने कहा कि यार मीडिया तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, सलूशन कोई भी नहीं देता। यानी अगर हमें पता है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो कॉमन है, तो इसका हल क्या है और आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती है, ये हमें बताने के लिए बहुत थोड़े लोग हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 9 पॉइंट्स की मदद से बताऊंगा कि कैसे इंसान क्रिटिकली थिंक कर सकता है और कैसे वो आज के ज़माने में भी ट्रूथ को अपनी फॉल्सहुड्स के साथ से अलहदा करके एक सच्चाई तक पहुंच सकता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको जो भी कोई चीज़ बताए, यानी कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो या कोई स्पीकर हो जिसकी बात आप सुनते हो, और वो आपको कहे कि भाई ये चीज़ इस तरह से है, तो आप उसको उसकी टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर करो, उससे सवाल पूछो कि क्यों ऐसे है, क्या वजह है, हम किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचे। उससे क्या होता है कि आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आती है और आपको पता चलता है कि भाई वो अगला बंदा सिर्फ हवाओं में बातें कर रहा है या वो एक फॉल्सहुड फैला रहा है या कि उसकी बात के पीछे कोई सब्सटेंसिव एविडेंस भी है। इससे ये भी होता है कि आप कंस्पिरेसी थ्योरीज से बच सकते हैं कि जिस तरह के आजकल हमारे मुल्क में हर कॉमन बंदा भी यही कहता फिरता है कि भाई पाकिस्तान में जो होता है उसके पीछे अमेरिका है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो उस बंदे के पास जो ये थॉट्स फैला रहा है कोई प्रूफ होना चाहिए, या अगर प्रूफ नहीं भी है तो उसके पास कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि वो ये बात क्यों कर रहा है। अगर उसके पास नहीं ही है तो इसका मतलब है कि वो बात जो कर रहा है वो झूठ है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके बिलीव्स के बारे में उससे क्वेश्चन करें। दूसरा पॉइंट है इवैल्यूएट द एविडेंस। अब आपने जब उस बंदे से सवाल पूछे तो जाहिर है कि वो कोई ना कोई एविडेंस तो आपको देगा, क्योंकि हर बंदा जो कि किसी ना किसी तरह से प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है उसके पास अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए चाहे आधे सच या बिल्कुल झूठ कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जो वो बोलता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी एविडेंस को इवैल्यूएट करें। तो आप ये देखें कि जो वो बात कर रहा है या जो वो एविडेंस प्रेजेंट कर रहा है क्या वो वाकई ही कोई एक्चुअल फैक्चुअल एविडेंस है, या फिर ये भी बहुत कॉमन है कि एक प्रोपेगेंडिस्ट ने एक बात की और दूसरे प्रोपेगेंडिस्ट ने उसी को कोट करके कहा कि देखो ये भी तो यही कह रहा है, जबकि वो दोनों बेसिकली प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि जो एविडेंस आ रही है वो किसी क्रेडिबल सोर्स से आ रही है, और ये कि क्या वो एविडेंस ऐसी है कि जो कि आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो एविडेंस ठीक है और जो केस वो आपको प्रेजेंट कर रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर वो एविडेंस ही जो है वो हाफ ट्रूथ्स हैं, वो एक कोट भी है ना कि नथिंग इज़ एज डेंजरस एज अ हाफ ट्रूथ, यानी कि आप आधा सच बोलोगे तो ये ज़्यादा डेंजरस है इससे कि आप पूरा झूठ बोलो, क्योंकि जब आप आधा झूठ बोलते हो ना और आपका आधा सच बोलते हो तो जो उसमें सच का पहलू होता है ना, जो थोड़ा बहुत होता है, वो भी लोगों को कन्विंस करने के लिए काफ़ी होता है कि अगर ये आधी बात सच कर रहा है तो ये बाकी पूरी बात भी सच ही कर रहा होगा, जो कि हमने लॉजिकल फैलेसीज की वीडियो में कवर की थी। फिर है कंसिडर मल्टीपल सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक बंदे की बात को सुनकर उसके बेसिस पे अपनी थॉट को फॉर्मुलेट ना करो, आप अपोजिंग व्यूज़ को भी सुनो। जो बंदा आपके साथ अग्री करने वाली बातें कर रहा है आप उसकी तो सुनो, लेकिन आप उस बंदे की ज़्यादा सुनो कि जो आपके ख़िलाफ़ या आपके ऑपोजिट बात कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपके अपने बिलीफ्स चैलेंज होते हैं, क्योंकि वो बंदा भी कुछ ना कुछ एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा जिससे कि आपकी बात निगेट होती है, और अगर उसके एविडेंसेस आपके एविडेंसेस से स्ट्रांग हुए तो इसका मतलब है कि आप अपने व्यू पॉइंट में गलत हो।
अगर आप दूसरे की बात सुनोगे ही नहीं, अब सिर्फ अपने हम ख्याल लोगों के साथ ही बैठोगे और सिर्फ उनकी बातें ही सुनोगे, तो आप एक एको चेम्बर में फंस जाओगे कि जिधर सारे एक ही बात कर रहे हैं, कोई ऑपोजिट बात कर ही नहीं रहा। तो फिर कहाँ से ये क्रिटिकल थिंकिंग आएगी कि दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो भी ठीक है, कि जबकि आपने किसी ऐसे बंदे को सुना ही नहीं कि जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको प्रेजेंट कर। इसमें नीचे कहता है कि देयर इज़ नथिंग मोर डैमेजिंग टू द सोसाइटी than to teach the students to hold in high regard those who think alike than those who think differently। यानी कि आप जब अपने लोगों को और अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि जो आप जैसी बात करें और जो वो बात करें जो आप कर रहे हो, उसको तो आपने इज्जत देनी है, लेकिन जो आपसे हल्की सी भी मुखालिफ बात करे आपने उसको बिल्कुल इज्जत नहीं देनी और उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुननी। तो इससे ज़्यादा सोसाइटी के लिए डैमेजिंग कोई चीज़ नहीं। आप ये देखो कि दुनिया में जहाँ कहीं भी रेवोल्यूशंस आई हैं या जहाँ कहीं भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, वहाँ कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर उठा है कि जो सोसाइटी में मौजूद प्रेवलेंट जो बात होती है उससे एक ऑपोजिट बात करता है। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी सोसाइटी एक बुत परस्त मुआशरा था और उसमें उन्होंने एक खुदा की आवाज़ बुलंद की, तो वो भी एक वॉइस ऑफ डिसेंट था। अगर वहाँ के सारे और ऑपोजिट साइड कुरैश क्या कहते थे कि इनकी बात मत सुनो, तो वही बात हम अपनी सोसाइटी में भी अप्लाई करें कि अगर कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है कि जो ऑपोजिट है, तो आप उसको भी ज़रूर सुने और खुले दिमाग के साथ सुने। अगला स्टेप आपको करना है एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि एविडेंस भी आ गई और उसने जो उसके साथ जो उससे कंक्लूजन डिराइव किया वो भी आ गया। जब इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने ये एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया। अब आपका काम है कि आपने उस आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करना है। जैसे कि हमने एक पिछली वीडियो में बात की, आपने ये देखना है कि उसका आर्ग्यूमेंट लॉजिकल फैलेसी पे बेस्ड तो नहीं है, यानी क्या वो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है, क्या उस आर्ग्यूमेंट में जो एविडेंसेस प्रेजेंट की गई हैं वो करेक्ट हैं, और क्या वो आर्ग्यूमेंट किसी ना किसी तरह से सोसाइटी के लिए बेटर है या कि उससे सोसाइटी को नुकसान होगा। इन 3 क्राइटेरिया पे अगर वो आर्ग्यूमेंट पूरा उतरता है, यानी कि इन तीनों चेक बॉक्सेस को वो टिक करता है, तो इसका मतलब है कि वो आर्ग्यूमेंट गुड है। और ये रिगार्डलेस कि वो कौन बंदा ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो आर्ग्यूमेंट इन 3 बॉक्सेस पे टिक करता है तो आपको इस आर्ग्यूमेंट को मानना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल बायसेस। पर्सनल बायसेस या कॉग्निटिव बायसेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इंशाल्लाह इसको किसी और वीडियो में भी कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये देखना है कि अपने अंदर का तासुब, और वो तासुब किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपका किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई तासुब हो सकता है, किसी आइडिया के ख़िलाफ़ कोई तासुब हो सकता है, और वो सारा कुछ आपके अंदर ही अंदर आपको इस बात पर मजबूर करता है कि जो भी आपके तासुबात हैं आप उसकी बेस पे किसी बंदे को मानो या किसी बंदे को ना मानो, या किसी बंदे को तो नहीं, किसी आर्ग्यूमेंट को मानो या किसी आर्ग्यूमेंट को ना मानो। तो आपको उन तासुबात को भी रिमूव करना है। एक क्लियर न्यूट्रल हेड के साथ आपको हर आर्ग्यूमेंट को देखना है और ये नहीं सोचना कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। हर इंसान न्यूट्रल होता है। जब आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को देखते हो ना, तो फिर आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है कि आप वो चीज़ अच्छी है या बुरी। अगर आप उसको पहले से ही बुरा समझ के उसको देखोगे तो आप फिर उसमें से ढूंढोगे कि कौन सी चीज़ आपको बुरी लग रही है और आप बुरी साइड पे रहोगे। या अगर आप किसी चीज़ को अच्छा समझते हो तो आप उसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखोगे और आप फिर डिसाइड करोगे कि वो चीज़ अच्छी है। तो इसलिए न्यूट्रल रहना और आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। फिर वही बात जो हमने अपनी आर्ग्यूमेंट वाली वीडियो में की थी कि एक्टिव लिसनिंग। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बात सुनने से पहले ही जवाब देने के लिए रेडी होते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप पहले बात को गौर से सुनो, फिर आप देखो कि उसको एनालाइज करो और फिर आप उसका जवाब दो। अगर आप तुर्की ब तुर्की जवाब दोगे तो ये चीज़ें पॉलिटिकल डिबेट्स में और टीवी शोज़ में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हमें कोई प्रोग्रेस चाहिए सोसाइटी में और हम चाहते हैं कि हम किसी पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ पहुँचें, तो फिर एक दूसरे की बात को गौर से सुनना ज़रूरी है। फिर है हमारे पास सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस भी सोर्स से आ रही है वो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। जब आप उसी इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ सोर्सेज से देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी है, ये एक टॉपिक है, इस पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इस्लाम में डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी गैर शरई है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गुड सिस्टम और हमें डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये वेस्टर्न आइडियाज़ हैं। तो दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो कहेंगे कि डेमोक्रेसी ही असल इस्लाम है
और स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज़ डेमोक्रेसी। तो आपको जब तक आप उन दोनों साइड्स को सुनोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या है। इन्फॉर्मेशन के लिए किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना, मुख्तलिफ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको किसी टॉपिक पे मिल सकती है उस टॉपिक पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेके फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। जल्दी से एक वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के या किसी एक बंदे को दोनों तरफ से सुन के कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना एक गलत तरीका है। आखिरी बात है प्रैक्टिस ओपन माइंडेडनेस। यही वो पॉइंट है कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स में भी आपको हेल्प करता है और क्रिटिकल थिंकिंग में भी हेल्प करता है। ओपन माइंडेडनेस का ताल्लुक इन सारे पॉइंट से है जो हमने पहले डिस्कस किया। दिमाग को खुला करना है, एक डब्बे में बंद होकर नहीं सोचना, पूरी दुनिया के हिसाब से सोचना है। आप एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन है, आपने वो चीज़ उस थॉट को केटर करना है कि जो इस दुनिया के लिए बेहतर है, ना कि आपकी ज़ात के लिए। तो फिर आप ओपन माइंडेड होकर सोचेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है, कौन सी चीज़ सोसाइटी में बेटरमेंट प्रोड्यूस करेगी, कौन सी चीज़ सोसाइटी को रिग्रेसिव करेगी। फिर आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर आप एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इसको एनालाइज करेंगे। बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, यानी कि हर वक्त अपने ही एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को सही नहीं मानना बल्कि आइडियाज़ को चैलेंज करते रहना है और नए आइडियाज़ को हमेशा इनकलकेट करते रहना है। और जो भी नया आइडिया आपको मिले उस पे इन सारे पॉइंट्स को फोकस करके रिसर्च करके उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। और अगर नया आइडिया ठीक है तो अपने पुराने आइडिया को शन करने में आपको कोई भी आर महसूस नहीं होनी चाहिए या आपको इससे कतराना नहीं चाहिए। तो होपफुली क्रिटिकल थिंकिंग की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है और उससे बचना कैसे है, और वो भी इस टॉपिक के साथ क्रिटिकली लिंक्ड है। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हमें क्रिटिकली थिंक करना है और हमें चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है और हम एनालिसिस कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ बुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।